Discover all the inspiration on Instagram and find a new way to bring your vision to life. Get creative, get candid, get chromatic. Turn up the volume and dance while everyone's watching. It's your style, your way. Shoot your shots and push the saturation. Share your full color self on Instagram. महेंद्र सिंह के दोस्तों ने कबीर को उसके घर में बनाई हुई छोटी सी लैब में ढकेल दिया था। उन चारों के शब्द काफी साफ थे। बेटा, तुझे किसी और चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तू बस एक ही चीज पर ध्यान दे और वो है दवाई बनाने पर। यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं, ये सब तू हम पर छोड़ दे। हम बूढ़े हैं लेकिन अभी भी इतनी जान बाकी है कि तेरे पीछे से हर चीज संभाल सकते हैं। और तू अपनी उस दोस्त की भी फिक्र मत करना, हम उसे भी संभाल लेंगे। तेरा खाना पीना भी तुझे वक्त से मिल जाएगा। बस अपनी खिड़की से आवाज लगा देना और तेरी श्वेता आंटी दौड़ती हुई तेरे लिए सब कुछ लेकर आएंगी। मानना पड़ेगा, वो चारों दादू कबीर की खातिरदारी करने और करवाने में बिल्कुल आगे थे। यहाँ तक कि उन्होंने कबीर के पास जाने से आरव और अपने पोतों को भी मना कर दिया था। तुम लड़के कान खोलकर बात सुन लो। ये कुछ समय तक तुम कबीर को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे। हमने उसका फोन भी अपने पास ले लिया है और अगर तुम लोगों ने उसे परेशान करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कबीर ये सारी बात वहीं खड़ा होकर सुन रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे विज्ञान के किसी मिशन पर भेजा जा रहा है या फिर किसी जेल में। आरव को ये बात पसंद नहीं आई और उसने कहा, अरे दादू, कार्तिक और आर्यन का ना आना तो समझ आता है, लेकिन ये तो मेरा घर है। अब क्या यहाँ पर मैं अपनी मनमर्जी से रह भी नहीं सकता? जैसे ही आरव ने ये बात कही वैसे ही उसकी माँ वहां पर आ गई और उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, आरव, तेरे इतने सारे दोस्त हैं, तू कुछ दिन के लिए उनके यहाँ नहीं रह सकता? माँ, मैं तो आपका बेटा हूं और आप मुझे घर से बाहर निकालने पर तुली हुई हो। ये तो काफी नाइंसाफी है। आरव ने जैसे ही अपनी बात कही वैसे ही उसके पिताजी ने उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से देखा। अपने पिता के गुस्से को देखकर आरव चुपचाप दबे पांव दरवाजे की तरफ चलने लगा। वहीं कबीर के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये किस पचड़े में फंस गया हूं मैं तो अच्छा खासा लंदन में पैसे कमा रहा था और अब मुझे ये लोग जेल में बंद करने पर तुले हुए हैं। शाह। लेकिन अंदर ही अंदर कबीर ये भी जानता था कि ये सारा काम वो इन लोगों के भले के लिए ही कर रहा है। वो लोग जो हर वक्त कबीर का सहारा बनकर खड़े रहेंगे, ऐसे लोगों के लिए कबीर जेल जाने के लिए भी तैयार था। जैसे ही आरव दूर जाने लगा वैसे ही कबीर ने चिल्लाकर कहा, अरे भाई, तू तो मत जा यार, कम से कम तू तो रुक जा मेरे साथ। कबीर भाई, मेरा दिल आपके पास ही है। मैं नहीं तो क्या हुआ, आपका काम आपको बहुत व्यस्त रखेगा। जैसे ही आपका काम खत्म हो जाएगा मैं भी आपके पास दौड़ा चला आऊंगा। आरव ने इतना कहा और वो सीधा बिना पीछे मुड़े घर के बाहर निकल गया। उधर बेंगलुरु सिटी हॉस्पिटल के अंदर घायल मनीष अभी भी घबराया बैठा हुआ था। आखिर उसका घबराना लाजमी भी था। उसके पिताजी को पूछताछ के लिए इंस्पेक्शन एजेंसी उठाकर जो ले गई थी। मनीष ने सीधा अस्पताल में काम करने वाले लोगों से अपने आप को डिस्चार्ज करवाने की बात की, लेकिन उन्होंने सीधा इनकार कर दिया। जिसके बाद मनीष के लाख जतन करने के बाद फाइनली उसे डिस्चार्ज के कागजात दे दिए गए और मनीष जल्दी से अपनी मां के साथ उस अस्पताल से 9-2-11 हो गया। मनीष ने पहले ही अपने ताऊजी को फोन मिला लिया था, लेकिन अभी तक उसके ताऊजी ने किसी भी खबर के साथ उन्हें वापस फोन नहीं मिलाया था। मनीष जितनी बार भी उन्हें फोन मिला रहा था, बार बार उसे एक ही चीज सुनाई दे रही थी, आप जिस व्यक्ति को फोन मिला रहे हैं वो इस समय आपका फोन उठाने के लिए व्यस्त है। मनीष को जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तब उसने अपनी ताई जी को भी फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी अपने भतीजे को नजरअंदाज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नताशा कबीर का नंबर मिलाने की कोशिश बार बार किए जा रही थी, लेकिन कबीर का फोन नहीं उठ रहा था
और इसी वजह से नताशा काफी परेशान भी थी। नताशा के हिसाब से शायद कबीर अभी भी जेल के अंदर बंद था। ये सारी गड़बड़ नताशा के हाथों ही शुरू हुई थी और अब उसे डर था कि कबीर इस शहर में अकेला है और उसकी वजह से इतनी बड़ी मुश्किल में भी फंस चुका है। नताशा काफी बेचैन थी और इसी वजह से उसने एक बेवकूफ की तरह मनीष से मदद मांगने की सोची। नताशा खुद भी अपने पापा के कहने पर अपने कमरे के अंदर बंद थी। अपने पापा के साथ सौदा करने के लिए उसने अपने पापा से कहा, डैड, मुझे लगता है कि मैं उस लड़के मनीष से अब ठीक से बात कर सकती हूँ। नताशा के पिता आदित्य कश्यप थोड़े कठोर थे, लेकिन एक बुरे बाप नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने जवाब देते हुए कहा, बेटा देखो, मैं तुम्हें उस तरीके के इंसान के साथ बात करने के लिए फोर्स बिल्कुल नहीं करूंगा। जो बात बीत चुकी है उसे भूल जाओ और हाँ, गलती से भी उस कबीर की खोज में मत निकल जाना तुम, क्योंकि फिर सिसोदिया खानदान हमारे खिलाफ जा सकता है। अब जो कुछ भी हो चुका है उसे जाने दो। बेंगलोर नहीं तो क्या हुआ, हम किसी और शहर या फिर किसी और देश में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लेंगे। हमारा दिल्ली वाला काम भी काफी अच्छा चल रहा है, अभी मैं उसी पर ध्यान दूंगा। लेकिन पापा, कबीर ने आपकी बेटी को उस बीचड़ आदमी से बचाया था। अगर कबीर नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि वो मनीष मेरे साथ क्या करता। मुझे पता है आप इतने समझदार आदमी और इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके भी कुछ उसूल तो जरूर होंगे डैड। मेरी प्यारी बेटी, जब सिर पर आफत पड़ती है ना, तब सारे उसूल नदी में बह जाते हैं। आदित्य कश्यप ने फिर हल्की सी कठोरता के साथ आगे कहा, देखो तुम अब बड़ी हो चुकी हो और मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ दिल्ली वापस चलोगी तो। इस बात का नताशा ने काफी इज्जत भरी आवाज में जवाब देते हुए कहा, नहीं पापा, मैं मनीष से मिलना चाहती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे समझा सकती हूँ। मैंने अपना मन मारकर आपके काम के लिए उससे बात करने की कोशिश की थी। मैं ये काम फिर से कर सकती हूँ। फिर आपको बेंगलोर में बिजनेस करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं मनीष को एक और मौका दे ही सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर आपने अचानक से बेंगलोर का काम बंद करने का फैसला किया तो फिर कंपनी के बाकी लोग आपको अच्छी नजरों से नहीं देखेंगे। मैं भी आपकी बेटी हूँ और इतना तो मैं भी समझती हूँ डैड। बस तभी आदित्य कश्यप ने आंखें बंद की और एक लंबी सांस लेने के बाद कहा, तुम मेरी मदद करना चाहती हो या फिर उस लड़के कबीर की? नताशा ये सुनकर 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो गई और फिर कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, पापा, अब आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपने मुझे इस घर से बाहर निकलने नहीं दिया तो मैं खिड़की से कूदकर बाहर भी जा सकती हूँ। आदित्य कश्यप समझ चुके थे कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उन्हें अपनी बेटी की जिद के बारे में सब कुछ पता था और वो जानते थे कि अब वो नताशा को रोक नहीं सकते। अंत में उन्हें अपनी बेटी के सामने अपने घुटने टेकने ही पड़े। कुछ देर बाद नताशा भागते हुए अपनी गाड़ी की चाबी उठाने गई और तुरंत घर से बाहर निकल गई। आदित्य कश्यप को इस तरह अपनी बेटी को मनीष के पास भेजते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनकी बेटी अपने आप का बचाव करने के लिए काफी सक्षम है। उन्होंने नताशा को काफी कहानियां सुनाई थीं। एयर होस्टेस होने के नाते उसकी फ्लाइट में आने वाला कोई भी पैसेंजर जब उसके साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश करता था, तब नताशा उस इंसान को 2 थप्पड़ लगाने से पहले सोचती नहीं थी। जब भी ऐसी कोई घटना होती थी, तब आदित्य कश्यप को ही अपनी बेटी के बचाव में कंपनी से बात करनी पड़ती थी, वरना एयरलाइन कंपनी नताशा को कब का नौकरी से निकाल चुकी होती। लेकिन फिर भी आदित्य कश्यप थे तो एक बाप ही, और इसी वजह से वो भी नताशा के पीछे पीछे उसकी गाड़ी में बैठ गए। नताशा ने कुछ कहा नहीं और वो चुपचाप अपने पापा के साथ मनीष के घर की तरफ जाने के लिए गाड़ी चलाने लगी। सिसोदिया खानदान के घर के अंदर माहौल काफी गंभीर था। मनीष और मनीष की मां हर तरीके से राम सिसोदिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने सारे जानकारों को फोन मिला दिया था, लेकिन हर एक फोन के बाद उन्हें सिर्फ ना ही जवाब मिल रहा था। सब लोगों ने एक तरह से उनके मुंह पर अपने मदद के दरवाजे को बंद कर दिया था। वो दोनों माँ बेटे काफी हताश और परेशान थे।
ना तो उन दोनों से कुछ खाया जा रहा था और ना ही कुछ पिया जा रहा था। बस उसी समय उनके घर की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनते ही वो दोनों हिल गए। उन्हें लग रहा था कि शायद इंस्पेक्शन एजेंसी के लोग इस बार उन्हें पूछताछ के लिए लेने आए हैं। तभी मनीष खड़ा हुआ और उसने खिड़की के कोने में से झांक कर बाहर की तरफ देखा, और जैसे ही उसने देखा कि गेट के बाहर नताशा और उसके पिताजी खड़े हैं, वैसे ही उसकी सांस में सांस आई। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उन दोनों को घर के अंदर बुला लिया। जैसे ही नताशा ने मनीष की हालत देखी, वैसे ही वो हैरान हो गई। कुछ ही दिन के अंदर मनीष कहां से कहां पहुंच गया था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। वो ये शब्द कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मनीष बिल्कुल एक बेघर इंसान की तरह दिख रहा था। यहां तक कि मनीष की आंखों के अंदर भी उदासी छाई हुई थी। भीतर आते ही मनीष ने तुरंत नताशा के हाथ पकड़ लिए और उससे कहा, भगवान का शुक्र है नताशा, तुम यहां पर आ गई। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मुझे बचा लो। मुझे और मेरे परिवार को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज हमें बचा लो। मेरे पापा से बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें इतना बड़ा काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नताशा, मेरे पापा को बचा लो प्लीज। जब मनीष की मां ने नताशा को देखा, तब वो भी नताशा के पैरों पर पड़ गई और जोर जोर से रोने लगी। बेटा हम बहुत गलत थे बेटा। हमें नहीं पता था कि वो आदमी कौन है। मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं, प्लीज उन्हें बचा लो बेटा। उन्हें गए हुए 10 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं और वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। नताशा बेटा, अब हमारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है। हमें अपनी गलती काफी अच्छी तरह से समझ आ चुकी है और अब हम भूल कर भी इसे नहीं दोहराएंगे। हम तुम्हारे साथ चलते हैं बेटा। उस लड़के से बात करो प्लीज और मेरे पति को बचा लो। हमें एक और मौका दे दो, बस एक और। हम वादा करते हैं कि अगली बार ऐसी कोई गलती फिर से नहीं करेंगे। सिसोदिया खानदान के घर का माहौल देखकर नताशा हैरान थी और उससे भी ज्यादा हैरान उसके पिता आदित्य कश्यप थे। क्या कहा तुमने? हाँ नताशा, मेरे पापा को इंस्पेक्शन एजेंसी के लोग उठाकर ले गए हैं और अभी तक मेरे पापा घर नहीं लौटे हैं। मनीष के इस जवाब से आदित्य कश्यप और उनकी बेटी दोनों ही हैरान थे। नताशा ने तभी मनीष से कहा, मनीष लेकिन उससे मेरा क्या लेना देना है? मैं तो यहाँ तुमसे ये पूछने आई थी कि तुमने कबीर के साथ आखिर किया क्या? मैं कबीर का फोन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा है। क्या तुम लोगों ने उसे गिरफ्तार करवा दिया है? मनीष की घबराहट की कोई सीमा नहीं थी और उसने हकलाते हुए कहा, नताशा देखो मुझे पक्का यकीन है कि मेरे पापा को इंस्पेक्शन एजेंसी वाले कबीर की वजह से उठा कर ले गए हैं। क्या तुम उस लड़के से बात करके इस मामले को शांत करवा सकती हो? मैं अपने पापा को इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ नताशा। अरे मनीष, लेकिन कबीर मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। नताशा इस समय काफी कंफ्यूज थी। मुझे तो लगा कि तुम्हारे पापा ने उसे गिरफ्तार करवा दिया है। मनीष ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और काफी मायूस सी आवाज में कहा, मेरे पापा ने ऐसा करा जरूर था, लेकिन वो उनकी एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। और तो और कबीर को ज्यादा देर तक जेल में रहना भी नहीं पड़ा। उसे तो कुछ घंटों में ही कोई रिहा करवाने आ गया था। लेकिन मेरे पापा जब से गए हैं तब से वापस ही नहीं आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। मनीष की आवाज में उसका दर्द साफ सुनाई दे रहा था। नताशा, ये सारी मेरी गलती है। क्या तुम किसी भी तरीके से हमारी मदद कर सकती हो? हम नहीं जानते कि तुम्हारे अलावा इस समय हमारी मदद कौन कर सकता है। आदित्य कश्यप वहीं खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे थे और उन्होंने अचानक से कहा, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उस कबीर शेखावत को काफी अच्छे से जानता हूँ और वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। अगर तुम्हारे पिता को इंस्पेक्शन एजेंसी वाले लेकर गए हैं तो जरूर तुम्हारे पिताजी ने ही कोई बेवकूफी की होगी। ये काम कबीर तो बिल्कुल नहीं करवा सकता।
मनीष की माँ अभी भी अपने घुटनों के बल गिरकर नताशा और उसके पिता के सामने गिड़गिड़ा रही थी। कश्यप साहब, मेरे पति को बचा लीजिए कश्यप साहब। अब बात चाहे कबीर की हो या फिर किसी और की, फंसे तो मेरे पति ही है ना। प्लीज मेरे परिवार की इज्जत बचा लीजिए, प्लीज। अब नताशा और उसके पिता सिसोदिया खानदान को क्या ही जवाब देते, वो बिल्कुल नहीं जानते थे। वहीं दूसरी तरफ कबीर ने अपनी दवाई बनाने का काम शुरू करने का सोचा। महेंद्र सिंह के सारे दोस्तों ने कबीर को इस तरह से कमरे में बंद कर दिया था कि कबीर को लगने लगा कि कहीं उन लोगों ने कमरे के अंदर कोई कैमरा भी तो नहीं लगा दिया। लेकिन वो सारे दादू ऐसे नहीं थे। वो कबीर पर पूरी तरह से भरोसा करते थे और उनके खुद के भी उसूल काफी कठोर थे, जिन्हें वो सपने में भी नहीं तोड़ सकते थे। कबीर के ऊपर श्वेता आंटी 24 घंटे की निगरानी कर रही थी और इस बात का ध्यान रख रही थी कि कबीर को किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। कमरे के अंदर बैठकर कबीर ने दवाई बनाने का काम शुरू कर दिया। कबीर को काम करते हुए देर रात हो गई थी। बस तभी अचानक से उसे ध्यान आया कि सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट तो उसके पास है ही नहीं, टर्टल जीन। उस जानवर के बिना कबीर जो दवाई बना रहा था वो बेकार थी। कबीर का खून सिर्फ और सिर्फ एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता था और उसके अंदर डालने वाली चीजें उस दवाई का रुख बताती हैं। अगर टर्टल जीन ही नहीं होगा तो फिर दवाई उन सारे दादुओं की उम्र को कैसे बढ़ाएगी। कबीर ने तभी अपने कमरे की खिड़की खोली और श्वेता आंटी से कहा, आंटी जरा दादू को बता दीजिए कि मेरे पास इस दवाई को बनाने के लिए सामान कम पड़ रहा है। आपको किस चीज की जरूरत है कबीर पापा? श्वेता आंटी ने कहा, आंटी मुझे एक 100 साल की उम्र का कछुआ चाहिए और याद रखना वो जिंदा होना चाहिए। कोई और इंसान होता तो वो कबीर की इस फरमाइश को काफी अजीब समझता, लेकिन श्वेता आंटी कबीर की किसी बात पर सवाल नहीं उठाती थी। आर्यन और कार्तिक ने अपने सारे कनेक्शंस को इस्तेमाल करके कबीर के सामने एक कछुआ लाकर खड़ा कर दिया था। कबीर के कमरे के बाहर सारे दादू टकटकी लगाए बैठे हुए थे। आधी रात होने के बाद कबीर की दवाई बनकर तैयार हो गई थी। कबीर थक हार के कमरे के बाहर आया और उसने देखा कि उसके कमरे के सामने सब के सब लोग जमावड़ा लगाकर बैठे हुए थे। आप लोग अभी तक सोए नहीं? कबीर ने उन सबसे पूछा। करणजीत दादू तभी तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने कहा, बेटा दवाई बन गई? बताओ, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। कबीर मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, हाँ जी दादू, लेकिन अभी आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। मैं एक साथ आप सबको दवाई नहीं लगाऊंगा। आप लोग अभी घर जाइए और मैं कल एक एक करके आप सबके घर आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब दवाई के बाद आराम अपने खुद के घर पर ही करें। अब और कितना इंतजार करवाएगा तू कबीर? शेर सिंह दादू से तो बिल्कुल रुका ही नहीं जा रहा था, लेकिन वो कबीर की बात को टालना नहीं चाहते थे और इसी वजह से बिना कोई और सवाल किए वो सब अपने घर चले गए। अगली सुबह कबीर सबसे पहले शेर सिंह दादू को ही दवाई लगाने के लिए गया था। वहीं दूसरी तरफ नताशा के घर के अंदर मनीष और उसकी माँ सुबह सुबह ही पहुंच गए थे। वो लोग चाहते थे कि नताशा कबीर को फिर से फोन मिलाने की कोशिश करे। उनकी किस्मत अच्छी थी और इस बार कबीर का फोन मिल गया। हेलो हेलो कबीर, तुम ठीक तो हो ना? नताशा ने काफी घबराहट के साथ पूछा। अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल मेरे पास मेरा फोन था नहीं कल रात तक। मैंने सुबह देखा कि तुमने मुझे काफी फोन मिलाए थे। अच्छा हो तुमने फोन कर लिया, क्योंकि मैं ही तुम्हें फोन मिलाने वाला था। अब वो सिसोदिया खानदान तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। राम सिसोदिया के साथ इस समय जमकर पूछताछ हो रही है और यही नहीं बल्कि उनके साथ काम करने वाले लोगों पर भी निगरानी है। तुम और तुम्हारे पापा अब आराम से अपना काम कर सकते हैं। कबीर की ये शब्द नताशा के कान पर बम की तरह पड़े। नताशा ने अपना फोन स्पीकर पर किया हुआ था, जिसकी वजह से कबीर की बात मनीष और उसकी माँ ने भी सुन ली थी। ये खबर सुनते ही वो दोनों माँ बेटे जमीन पर गिर गए और कबीर से माफी की भीख मांगने लगे। कबीर जी हम पर दया कीजिए। कबीर जी, हमने बहुत बड़ी गलती की। आपको झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवा के हम लोग इतने बुरे लोग भी नहीं है कबीर जी।
मनीष और उसकी माँ से भी ज्यादा हैरान एक और इंसान था, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आदित्य कश्यप ही था। उन्हें तो आभास भी नहीं था कि कबीर इतना बड़ा काम कर सकता है। फोन की दूसरी तरफ कबीर ने जैसे ही मनीष की आवाज सुनी, वैसे ही उसका चेहरा गंभीर रूप में बदल गया और उसने नताशा से पूछा, नताशा, वो दोनों तुम्हें परेशान करने यहाँ आए हैं? नहीं कबीर, ऐसी कोई बात नहीं है। नताशा ने तुरंत जवाब दिया, वो दोनों तो सिर्फ यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अब उन्होंने अपने रास्ते खुद ही बंद किए हैं। जिस तरह की हरकत मनीष और मनीष के पिताजी ने की है, वो उस चीज की सजा तो उन दोनों को ही मिलनी चाहिए। नताशा, मैं मानता हूं कि कोई भी आदमी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी औरत की इज्जत नहीं कर सकता तो वो आदमी कहलाने के लायक ही नहीं है। और इन लोगों ने तो तुम्हें परेशान करने की कोशिश की थी, तो फिर मनीष भी अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे ही पाएगा। कबीर ने यह सारी बात काफी गंभीर आवाज में कही। वो सच में इस बात को बहुत अच्छे से समझता था कि इस दुनिया में लड़की होना कितना कठिन है, और लड़कियों के जीवन को कठिन बनाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि मनीष जैसे लड़के ही होते हैं। वो इस बात को कभी हल्के में नहीं ले सकता था। मनीष चुपचाप कबीर की बात सुन रहा था, और जैसे ही कबीर ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही वो नताशा के पीछे खड़े होकर गिड़गिड़ाने लगा। कबीर भाई, मुझे और मेरे पापा को माफ कर दो कबीर भाई। मैं अगली बार से नताशा या फिर किसी और लड़की को परेशान भी नहीं करूंगा, नहीं परेशान करने की कोशिश करूंगा। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते कबीर, मुझ पर और मेरे खानदान पर दया करो कबीर, प्लीज। अरे तुम लोग जमीन पर क्यों बैठे हो? मेरे पैरों पर पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा तुम लोगों को। नताशा बार बार उन लोगों के रोने और चिल्लाने से परेशान हो चुकी थी। फोन पर नताशा को यह कहते सुन कबीर भी काफी हैरान हो गया था। वो ये नहीं जानता था कि पूरा खानदान इतनी जल्दी अपने घुटनों पर आ जाएगा। उन लोगों के इतना माफी मांगने के बाद शायद कबीर उन दोनों को माफ कर भी देता, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और राम सिसोदिया के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। देखो नताशा, इन लोगों को बता दो कि अब काफी देर हो चुकी है। मनीष के पिताजी राम सिसोदिया के खिलाफ कार्यवाही को रुकवाना अब मेरे हाथ से भी बाहर है, कबीर ने फोन पर कहा। मनीष इतना उतावला हो रहा था कि वो नताशा के कुछ कहने से पहले ही कबीर को जवाब देने की कोशिश कर रहा था। कबीर भाई, हम सबको जानते हैं, हम तो चाहते हैं कि मेरे पापा बस जिंदा रहे। उन्होंने अपने करियर में काफी गलत काम किए हैं, और मुझे डर है कि अगर वो सारे काम बाहर आ जाएंगे तो शायद उन्हें मौत की सजा भी मिल सकती है। मैं और मेरी माँ बस उनकी सलामती चाहते हैं और कुछ नहीं। कबीर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर नताशा से पूछा, नताशा, तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम इन लोगों को माफ कर सकती हो तो फिर मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आऊंगा। कबीर की ये बात सुनकर नताशा 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गई। फिर एक लंबी सांस लेकर उसने कहा, मैं इन्हें माफ करना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं परिवार से उसका पाप भी नहीं छीन सकती। ये सुनकर कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। ये बात जैसे ही मनीष की मां ने सुनी, वैसे ही वो रोते हुए बोली, नताशा बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। आपको धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपने घर वापस जा सकते हैं, नताशा ने कहा। ये सारा बखेड़ा आदित्य कश्यप की आंखों के सामने हो रहा था, और वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि कबीर जैसा लड़का सिसोदिया जैसे खानदान को अपने घुटनों पर कैसे ला सकता है। और हाँ, अपने पापा से कह देना कि उन्हें बेंगलोर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनके बिजनेस का रास्ता अब साफ हो चुका है, और मुझे बहुत खुशी होगी तुम लोगों का काम यहाँ पर फैलता हुआ देखकर। कबीर ने मुस्कुराते हुए नताशा से कहा। इतना कहकर कबीर फोन रख ही रहा था कि तभी नताशा ने कहा, कबीर, 1 सेकंड वेट। नताशा कबीर को कुछ देर और फोन पर रखना चाहती थी। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि तुम फ्री कब हो? मेरे साथ डिनर पर चलना पसंद करोगे? ये सुनकर कबीर मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, शायद कभी और।
डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, आगे के एपिसोड्स लॉक्ड हैं और कहानी के आगे के एपिसोड्स का लुत्फ उठाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉकेट एफएम कॉइन्स। इन कॉइन्स के लिए आपको गेट मोर कॉइन्स पर क्लिक करना है, जिसकी सहायता से आप आगे के एपिसोड्स को अनलॉक कर पाएंगे। तो देर किस बात की, अभी क्लिक करें गेट मोर कॉइन्स पर और कहानियों का सफर जारी रखिए पॉकेट एफएम के साथ।